नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन की तरफ से वैकेंसी आई है। दोस्तों आइए देखते हैं इसकी डिटेल। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। दोस्तों इस वैकेंसी को ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहला पोस्ट है आपका स्टाफ नर्स। टोटल 2 पोस्ट हैं इसमें। एक पोस्ट एसटी के लिए रिजर्व है और एक पोस्ट अनरिजर्व है दोस्तों। बाय डायरेक्ट या डेपुटेशन से है। पे मैट्रिक्स लेवल 7 है और एज जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 वर्ष से कम होनी चाहिए दोस्तों। अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। आगे देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा चाहिए दोस्तों विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। 3 वर्ष का अनुभव चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही साथ रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ अंडर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट आब्लिक 1947 एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो है नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा चाहिए। इसके साथ 3 वर्ष का अनुभव चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। प्रेफरेंस। दोस्तों इस वैकेंसी में बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन आर्थो एंड रिहेबिलिटेशन नर्सिंग में डिप्लोमा जिसका हो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों। डिपुटेशन पारिश्रमिक क्या है दोस्तों देख लेते हैं। डिपुटेशन ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल आब्लिक स्टेट गवर्नमेंट आब्लिक ऑटोनॉमस बॉडीज holding analogous posts on regular basis in a recognized institution college university। पारिश्रमिक जो है दोस्तों इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज के बराबर दिया जाएगा। अगला पोस्ट है आपका ईएमजी टेक्नीशियन। एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है दोस्तों। बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेगुलर बेसिस पर है। पे मैट्रिक्स लेवल 4 है और एज जो है 30 वर्ष से कम होनी चाहिए दोस्तों अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इनका देख लेते हैं। पास्ट हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आर इट्स इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड 2 years डिप्लोमा कोर्स इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आब्लिक स्टेट। 12th जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पास होना चाहिए। इसके साथ जो है दोस्तों 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए ईएमजी टेक्नीशियन का किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट से होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है 1 साल का अनुभव चाहिए दोस्तों। 1 year एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ईएमजी एनसीवी मशीन्स इन ए हॉस्पिटल और क्लिनिक। डिजायरेबल क्या है आपका बैचलर डिग्री डिजायरेबल है दोस्तों। डिजायरेबल बैचलर डिग्री इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आब्लिक स्टेट। देखते हैं अगला पोस्ट। अगला पोस्ट है आपका अपर डिवीजन क्लर्क। एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में बाय डायरेक्ट आब्लिक डेपुटेशन पे है। पे मैट्रिक्स लेवल 4 है। अधिकतम उम्र जो है 27 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए।
पे मैट्रिक लेवल 4, अधिकतम उम्र 27 वर्ष अनारक्षित कैटेगरी के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इनके लिए? डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इट्स इक्विवेलेंट, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। एक्सपीरियंस क्या चाहिए देख लेते हैं। 3 years एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्लिक अकाउंट्स एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंट में एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पारिश्रमिक इनके लिए क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज के बराबर जो है पारिश्रमिक मिलेगा इनको। होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस आर with 8 years regular service in the grade of lower division clerk or equivalent। जनरल कंडीशंस क्या क्या है दोस्तों देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोस्तों आपका, द applications duly completed in all respects and signed by the candidates in the prescribed format along with self-attested photocopies of relevant enclosures and other testimonials in respect of qualifications, age proof, category, experience, salary drawn, etc. should reach to the Director, National Institute for Locomotor Disabilities, Divyangjan, BT Road, Bon Hugli, Kolkata 700090 within 30 days from the date of advertisement in the employment news। एप्लीकेशन जो है दोस्तों आपका पूरी तरह से भरा होना चाहिए, जिसमें आपका डाटा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन का होना चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए, कैटेगरी, एक्सपीरियंस, सैलरी इससे पहले अगर आपने कहीं लिया है, ये सब डाटा जो है दोस्तों फिल करके जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट को फिल करके इस एड्रेस पर भेजना है आपको। डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, बीटी रोड, बॉन हुगली रोड, कोलकाता 700090, इस एड्रेस पर भेजना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन फिल करना है दोस्तों। ऑफलाइन फिल करके इस एड्रेस पे आपको भेजना है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। Applications should neatly typed oblique handwritten on A4 size plain paper as per the prescribed format. All columns of the application form should filled up and no column should be left blank। एप्लीकेशन जो है आपका किसी हैंड रिटन या A4 साइज प्लेन पेपर पर लिखा होना चाहिए, टाइप किया होना चाहिए। हैंड रिटन होना चाहिए एप्लीकेशन आपका, या फिर A4 साइज जो होता है A4 साइज प्लेन पेपर पर टाइप किया होना चाहिए। और सभी डाटा जो है, सभी इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीटली फिल होनी चाहिए दोस्तों। कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये लिखा है। अगला पॉइंट है आपका, एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू ईमेल ऑब्लिक लेट ऑब्लिक इनकम्प्लीट will not be considered and the institute will not be responsible for any postal delay। एप्लीकेशन आपको ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेट नहीं भेजना है और इनकम्प्लीट नहीं भेजना है, ये सब जो है रिजेक्ट हो जाएंगे अगर इस तरह से भेजते हैं तो। और लास्ट डेट से पहले भेजना है दोस्तों, लास्ट डेट के बाद नहीं भेजना है। एप्लीकेशन आपका लास्ट डेट तक पहुंच जाए, ध्यान रखिएगा। डिमांड ड्राफ्ट मांग रहा है दोस्तों, देखते हैं क्या है। द डिमांड ड्राफ्ट नॉन रिफंडेबल। डिमांड ड्राफ्ट आपका रिफंडेबल नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है दोस्तों। इन फेवर ऑफ किसके नाम से बनेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, इनके फेवर में।
शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ जो है दोस्तों आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के नाम से। एप्लीकेशन के साथ साथ जो है डिमांड ड्राफ्ट को भी आपको सबमिट करना है दोस्तों। सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सब अलग अलग एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। एक ही एप्लीकेशन में आप एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। द कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन देयर नेम एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन द बैक साइड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। कैंडिडेट जो है डिमांड ड्राफ्ट के पीछे जो है अपना नाम और पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियरली लिखा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम लिख दीजिएगा और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट लिख दीजिएगा दोस्तों। नो फी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर आगे देखते हैं। नो फी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST वीमेन एंड PH कैटेगरी दिव्यांगजन। SC ST वुमेन और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए कोई फ़ी नहीं देना है दोस्तों, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। SC ST महिला कैटेगरी और दिव्यांगजन कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, जैसे कि आपने मार्कशीट नहीं सबमिट किया, साथ में सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया है, एज प्रूफ नहीं सबमिट किया है, एक्सपीरियंस अगर है तो उसको करिएगा, प्रेजेंट एंड प्रीवियस, वर्तमान में अगर कोई अनुभव है या पहले का, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी और संबंधित डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ नहीं लगाया आपने, बिना फ़ी के जमा किया है, ये जनरल और OBC कैटेगरी की बात हो रही है। फ़ी जो है आपने साइन नहीं किया है, ये सब अगर आपने नहीं किया है दोस्तों तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है कम्प्लीटली फिल होना चाहिए, सभी इन्फॉर्मेशन फिल होने चाहिए, फ़ोटो अटैच होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनकम्प्लीट रहेगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको पता ही है। आगे देखते हैं। ग्रुप B नॉन गेजेटेड और ग्रुप C पोस्ट के लिए आपका जो है जो प्रोसीजर होगा दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है रिटन टेस्ट जो होगा, ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 80% का होगा। वेटेज ऑफ टोटल मार्क्स 80% जो है यही होगा। रिटन टेस्ट होगा आपका। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पर आपको 10% मिलेगा और डिजायरेबल एक्सपीरियंस पर आपको 10% है दोस्तों। टोटल मिला के 100% बन रहा है, यानी 80% आपका रिटन टेस्ट पर होगा, 10% आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पर है और 10% आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस पर है दोस्तों। टोटल 100% हो गया। इसी प्रोसीजर से आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। आगे देखते हैं। इन केस वेयर नो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज पर रेस्पेक्टिव RRs, 100% वेटेज विल बी गिवन टू रिटन टेस्ट। अगर आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है कैंडिडेट, तो जो है रिटन टेस्ट जो है 100% रिटन टेस्ट बेसिस पर होगा। एंड इन केस ऑफ वेदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एज पर RRs, 90% वेटेज विल बी गिवन टू रिटन टेस्ट। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा दोस्तों इन दोनों के केस में, तो रिटन टेस्ट पे जो 90% वेटेज जो आपको रिटन टेस्ट को ही मिलेगा।
अगला है आपका कैंडिडेट शुड राइट देयर नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन द रिवर्स ऑफ द बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना नाम लिखना है दोस्तों, और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम लिखना है, ध्यान रखिएगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम लिखना है। रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन आपको जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा दोस्तों। आरक्षण या फिर उम्र सीमा में आरक्षण जो है आपको भारत सरकार के नियमों के अनुसार मिलेगा। डेपुटेशन विल बी governed by standard terms and conditions of deputation as prescribed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको जो पारिश्रमिक है दोस्तों जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आपको पारिश्रमिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है दोस्तों कि कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिल करते समय ध्यान रखेंगे कि सभी जो है आपके इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली फिल होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल होना चाहिए, एक्सपीरियंस फिल होना चाहिए अगर है तो, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फिल होना चाहिए, एज, इन सभी की काउंटिंग जो है दोस्तों लास्ट डेट तक होगी। लास्ट डेट से पहले तक ये सभी कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, आपका एज जो है ये लास्ट डेट को काउंट किया जाए, उसी के हिसाब से माना जाएगा। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है दोस्तों। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ये लिखा है यहाँ पर। देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि कैंडिडेट जो गवर्नमेंट सेक्टर या ऑटोनॉमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें थ्रो प्रॉपर चैनल जो फॉर्म को फिल करेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो कैंडिडेट गवर्नमेंट सेक्टर में है या ऑटोनॉमस बॉडी में है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं ऑलरेडी जो है, उन्हें थ्रो प्रॉपर चैनल फॉर्म को अप्लाई करना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका द प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस आर द मिनिमम एंड मेयर पोजीशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट ऑब्लिक स्किल टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू। ये जो क्वालिफिकेशन दिया है दोस्तों ये मिनिमम है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जिसके लिए आप बुलाए जा रहे हैं, ये आपको बुलाने के लिए है। रिटन टेस्ट या इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए ये क्वालिफिकेशन है। अगला पॉइंट है आपका द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। अच्छा ये पॉइंट हमने बता दिया है। देखते हैं अगला पॉइंट द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस एटसेट्रा will be final and binding on the candidates and no inquiry or correspondence will be entertained in this connection। कंपिटेंट अथॉरिटी का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा दोस्तों। कंपिटेंट अथॉरिटी जो है ये वैकेंसी को एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है किसी भी कैंडिडेट की। तो इस केस में जो है दोस्तों कोई इंक्वायरी नहीं मानी जाएगी, यानी कि ओवरऑल जो है कंपिटेंट अथॉरिटी का निर्णय मान्य होगा। अगला पॉइंट है आपका द इंस्टीट्यूट डज नॉट अंडरटेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंडिंग आर रिप्लाइंग टू द कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड आर नॉट कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट ऑब्लिक स्किल टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू। इंस्टीट्यूट जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी दोस्तों की रिप्लाई देने का, जो है रिटन टेस्ट ऑब्लिक स्किल टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू। All correspondence regarding selection process, date, venue and time, etc.
will be intimated to the eligible candidate only through email / speed post. The institute shall not be responsible for any non-receipt of any communication on any account whatsoever. सभी जो है सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित जितनी भी करस्पॉन्डेंस होगी दोस्तों, जैसे कि कहाँ पर होगा, डेट, वेन्यू, किस स्थान पर होगा और समय, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगी दोस्तों। आपका सिलेक्शन जो है मतलब रिटन टेस्ट या इंटरव्यू जो है कहाँ पर होगा, ये आपको ईमेल या स्पीड पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा दोस्तों। इंस्टीट्यूट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि अगर आपको ईमेल प्राप्त नहीं हो रहा है या फिर स्पीड पोस्ट प्राप्त नहीं हो रहा, तो इसके लिए इंस्टीट्यूट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों। कैनवैसिंग एंड आर ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस इन एनी फॉर्म विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेटर। किसी भी गलत तरीके से जो है इसमें प्रवेश करने की कोशिश जो है दोस्तों, ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे अगर आप कोई गलत तरीका अख्तियार करते हैं तो। द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट फॉर एनी अमेंडमेंट, कैंसिलेशन एंड चेंजेस टू दिस एडवर्टाइजमेंट एज ए होल आर इन पार्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन आर गिविंग एनी नोटिस। इंस्टीट्यूट जो को ये अधिकार है दोस्तों, राइट है कि ये वैकेंसी को कैंसिल कर सकती है या फिर वैकेंसी में कुछ चेंजेस कर सकती है दोस्तों, ये राइट है। द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट एनी आर ऑल एप्लीकेंट्स विदाउट गिविंग एनी रीजन व्हाटएवर। इंस्टीट्यूट को ये राइट है कि ये किसी भी कैंडिडेट या सभी कैंडिडेट की जो है कि फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर सकती है दोस्तों। द कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी governed by the provisions of the new pension scheme introduced by the Government of India will effect from 1/1/2004। कैंडिडेट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, द कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पर जो आएंगे, उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम होगी दोस्तों। न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है उनको पेंशन मिलेगी। नो इंटरिम इंक्वायरीज, कॉरस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एनी सॉर्ट विल बी एंटरटेन्ड ऑन द मैटर। कि इन सब मैटर पर जो है दोस्तों किसी भी तरह की इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन जो है एंटरटेन नहीं की जाएगी। द अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फॉलो इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अमेंडमेंट्स / अपडेट्स। अप्लीकेंट को ये सलाह दी जाती है कि ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें ताकि उन्हें आगे की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स देख रहे हैं दोस्तों, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मे हैव टू वर्क इन कोलकाता और एल्सवेयर एट द सेंटर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। सेलेक्टेड कैंडिडेट को काम करना होगा कोलकाता में कहीं भी या इस इंस्टीट्यूट के सेंटर जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर कहीं भी। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कैंडिडेट को किसी भी कोर्ट से जो है कोई किसी भी तरह की सज़ा नहीं हुई हो। एनी डिस्प्यूट arising out of this advertisement, including the recruitment process, shall be subject to the sole jurisdiction of the court situated at Kolkata only। अगर किसी भी तरह का जो विवाद होगा दोस्तों, तो उसका निर्णय जो है कोलकाता कोर्ट में ही होगा। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि कैंडिडेट को लिफाफे पर जो है दोस्तों पोस्ट का नाम जरूर लिखना है, ध्यान रखिएगा, और एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है।
जिस लिफाफे में आप फिल करेंगे अपने एप्लीकेशन फार्म को, तो लिफाफे पर अपना पोस्ट का नाम और एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर लिखना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लिफाफे पर टॉप पे जो है ये जरूर लिखिएगा। लिफाफे पर आपको पोस्ट का नाम लिखना है और एडवर्टाइजमेंट नंबर ये जरूर लिखना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग अलग जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक ही एप्लीकेशन में एक से अधिक पोस्ट नहीं अप्लाई करना है। आपका एप्लीकेशन जो है दोस्तों इसी तरीके से रहेगा। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, इसे आप चाहे हैंड रिटन लिख सकते हैं या फिर टाइप करवा सकते हैं। इस मैटर को इसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर लिखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये लिखना है। एप्लीकेशन मोड कैसा है, डायरेक्ट या डिप्यूटेशन हो, वैकेंसी में देख लीजिएगा, हमने बताया है ये ऊपर। डिटेल्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट कितने रुपए का है, अमाउंट लिखना है। डीडी नंबर लिखना है, डीडी किस डेट को बनवाया है, ड्रान एंड बैंक किस बैंक से बनवाया है दोस्तों लिखना है। नेम अपना जो है कैपिटल लेटर में लिखना है दोस्तों। फादर या हस्बैंड नेम लिखना है। जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस लिखना है। परमानेंट एड्रेस इंक्लूडिंग पिन कोड लिखना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इंक्लूडिंग पिन कोड लिखना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल लिखना है। एफिक्स सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर जो है दोस्तों अपना फोटोग्राफ चिपकाना है और सेल्फ अटेस्ट करना है फोटोग्राफ को, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट मंथ ईयर लिखना है। अच्छा, और इसके साथ जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी रहेगा डेट ऑफ बर्थ का। एज जो है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक जो है आपकी एज क्या है ये लिखना है, ईयर मंथ और डेट में। नेशनलिटी लिखनी है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन लिखना है, आपको अपनी कैटेगरी लिखना है। आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या एक्स सर्विसमैन जो भी है वो कैटेगरी, और कैटेगरी के साथ उसका सर्टिफिकेट। यहाँ पर अगर आप हैंडीकैप कैटेगरी है तो ये मेंशन करना है यस या नो। अगर यस है तो जो उसका सर्टिफिकेट जो है अटेस्ट करना है, अटेस्ट करके जो है अटैच करना है दोस्तों। अगर आपका किसी भी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो मेंशन करना है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ था आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर और काउंसिल का नाम। आगे देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करना है। स्टार्टिंग 10th से करनी है दोस्तों, पहले 10th, उसके बाद 12th, उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री जो भी है उसकी अटेस्टेड कापी जो है लगानी है, अटैच करना है। ईयर ऑफ पासिंग लिखना है इसमें, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन लिखना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डिवीज़न या क्लास लिखना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखना है, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन लिखना है, और सब्जेक्ट कौन कौन से थे ये लिखना है दोस्तों। ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में है। यहाँ पर आपका जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना है। प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन सभी की अटेस्टेड कापी अटैच होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन पास यहाँ पर लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन लिखना है, परसेंटेज ऑफ मार्क लिखना है, डिवीज़न या क्लास लिखना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखना है, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन लिखना है, और कौन से सब्जेक्ट थे ये लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका कुछ है तो मेंशन करना है। लेटेस्ट फर्स्ट एंड प्रूफ ऑफ ईच एक्सपीरियंस टू बी अटैच, आपका जो लेटेस्ट जो है उसको सबसे पहले लिखना है दोस्तों। वर्क एक्सपीरियंस जो आपका लेटेस्ट है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद वाले को लिखना है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना है दोस्तों। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है,
डिसिग्नेशन एंड जॉब टाइप रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट ये लिखना है। स्केल ऑफ पे एंड ग्रेड पे या कंसोलिडेटेड जो भी है लिखना है। पीरियड ऑफ सर्विस कब से कब तक है दोस्तों ये लिखना है। नेचर ऑफ वर्क एंड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था आपका ये लिखना है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग अंडरगोन इफ एनी एंड डिटेल्स देयर ऑफ अगर है तो ये मेंशन करना है। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू मे लाइक टू फर्निश अगर आप कोई और भी रोल देना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन है दोस्तों लास्ट में। बस यहाँ पर जो है दोस्तों आपको अपना डेट लिखना है फॉर्म को फिल करने की, प्लेस लिखना है और अपना साइन करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस वैकेंसी में लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारी को कवर कर लिया है। अगर आप इस वैकेंसी के योग्य पाते हैं अपने आप को तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाली सभी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों।